जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं और आज के क्लास में हम सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को बारी बारी से आपके सामने लाने वाले हैं। तो ध्यान से आप देखिएगा और हर एक क्वेश्चन मेरे भाई अपने आप में खास है। हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और एक तरीके से नहीं, जितना संभव हो सके तरीका जो मैं जितना इधर उधर से मैं गेन किया हूँ, अचीव किया हूँ मेरे भाई, सभी के सभी आपको देने वाला हूँ मेरे भाई। सब कुछ दूंगा, ट्रिक दूंगा, बेसिक थॉट दूंगा, ऑप्शन के माध्यम से कैसे किया जाता सब कुछ दूंगा, ठीक है ना। पैशंस के साथ आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। देखिए आप 20 क्वेश्चन पूछता है जीडी में, आप 20 के 20 करके आइएगा मेरे भाई, मेरा वादा है, ठीक है ना। तो भरोसा रखिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त। बोल रहा कि 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य जो है 3000 रुपया है, उतने ही धनराशि से 1 नोटबुक और 12 पेन खरीदी जा सकती है। तो आपसे पूछ रहा राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितने रुपये देनी होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 3 नोटबुक और प्लस 6 पेन का मूल्य मेरे भाई वो 3000 रुपया, ठीक है ना, 3000 रुपया। अब उतना ही धनराशि से मतलब 3000 ही धनराशि से 1 नोटबुक खरीदता है और 12 पेन खरीदता है, ठीक है ना। कितना राशि लगता है, इसमें भी 3000 रुपया ही लगता है मेरे भाई, ठीक है ना। अब देखिए आपसे पूछ रहा हूँ 15 पेन, यानी पेन का मूल्य हमको निकालना पड़ेगा। 1 पेन का मूल्य कितना होगा, उसके बाद 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 पेन का मूल्य निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हमको पेन रहने देना होगा यहाँ पर, यानी हमको एलिमिनेट करना क्या है, हटाना एन का मान, मतलब नोटबुक को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई। ये कितना हो जाएगा, 3n प्लस 36p बराबर 9000 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब देखिए ये इसको घटा देंगे मेरे भाई। आप 2 है ना, मान लेते हैं ये इक्वेशन 2 है, ये फर्स्ट है, ठीक है ना, 1 है। अब 2 में से 1 को घटाइए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, एन कैंसिल हो जाएगा, ये घटा देंगे तो इधर हो जाएगा। ये 36p में से 6p घटेगा, कितना आएगा मेरे भाई, 30p बराबर कितना हो जाएगा, ये 6000 आ जाएगा मेरे भाई, आ जाएगा। तो p बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, आपका आ जाएगा 200, यानी 1 p का मान आया मेरे भाई, 1 पेन का मूल्य 200 रुपया आया। तो आपसे पूछ रहा 15 पेन का मूल्य कितना होगा, तो 15 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3000 रुपया आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तरीका ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे हो सकता है आपको ये मेथड लगे कि नहीं हम नहीं करेंगे, और तरीका बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, दोनों का मूल्य सेम है ना, तो यानी मेरे भाई 3n प्लस 6p बराबर ये भी वही हो जाएगा 1n प्लस कितना 12p, ठीक है ना। इतना हो गया ना, दोनों का मूल्य सेम है तो बराबर हम कर देंगे बस। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, 2n बराबर मेरे भाई 6p आ जाएगा। तो n बाई p निकालते हैं मेरे भाई, 3/1 आएगा। यानी आप यहाँ पर 3 के रेशियो 1 के है ना, जब भी बोलते हैं रेशियो होता है मेरे भाई वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, 3 एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, इसके साथ एक वेरिएबल जुड़ा हुआ है के मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है ना, यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ बैठा देंगे, इसमें बैठा देंगे, 3n प्लस 6 पे है ना, p है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3n प्लस 6p बराबर 3000 है ना मेरे दोस्त, है ना। तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 के प्लस 6 इंटू 1 6 के बराबर 3000 मेरे भाई। 15 के बराबर 3000 आएगा ना, 3000 आएगा। के बराबर कितना आएगा मेरे भाई, 200। के बराबर 200 फाइनली यहाँ भी आ रहा था, यहाँ भी आ रहा है। तो के बराबर 200 आपसे पूछ रहा 15 पेन का, यानी 1 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई, 200 गुने 1, 200 गुने 1 होगा ना। लेकिन आपसे पूछ रहा 15 पेन का, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पेन का मान 1 के माने थे तो 1 के मतलब 200 आया। 15 पेन का मूल्य पूछ रहा, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 आ जाएगा ना, यही, ठीक है। तो आपको जो मेथड उचित लगता है मेरे भाई उस मेथड को आप अपनाइए और एक मेथड से नहीं, हर एक तरीका से रहिए प्रिपेयर्ड, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत टफ हो गया, ठीक है ना। तो जब तक आप हर तरीके से नहीं तैयार रहिएगा मेरे भाई, एग्जाम नहीं निकाल पाइएगा। होता है 25 क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट 20 में 20 बनाने वाला है, आप 18 बनाइएगा, 17 बनाइएगा, 16 बनाइएगा, 15 बनाइएगा, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा निकल जाएगा ना आपसे जो 20 में 20 कर रहा है, ठीक है ना। तो हर तरीके से प्रिपेयर रहिए, हो सकता है इससे ना बने, टाइम लगे,
इस मेथड से बना लेंगे, हो सकता है इससे ना बने, इससे बना लेंगे। हर तरीके से रहिए और ये मैं आपको हमेशा दूंगा, ठीक है ना। तो हमारे साथ बने रहिए मेरे भाई, मैं आपको भटकने नहीं दूंगा। मैं बहुत भटका हूँ मैथ के लिए, तो आपको मैं वादा करता हूँ कभी नहीं भटकने दूंगा, ठीक है ना। और ये वीडियो पसंद आया है मेरे भाई तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। साथियों देखिए एक और सवाल है, M1 D1 H1 पर आधारित है। बोल रहा यदि 72 वाइंडर 22 दिनों में 720 किताबें बाइंड कर सकते हैं तो 12 दिनों में 660 किताबें बाइंड करने के लिए कितने बाइंडरों की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ बाइंडर का शब्द बाइंडर शब्द का प्रयोग किया, मतलब यहाँ मेरे भाई कोई आदमी ही होगा बाइंड करने वाला किताब को, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जब भी ऐसा सवाल आता है मेरे भाई तो एक ही फार्मूला लगाना है, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, ठीक है ना। यदि इन दोनों में से मेरे भाई D1 या D2 में कोई नहीं रहे तो कोई बात नहीं, H1 ना रहे H2 ना रहे तो कोई बात नहीं, सिर्फ M1 D1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है D1 भी होगा H1 भी होगा। यहाँ पर देखिए सिर्फ D का मान दिया, D का मान H नहीं दिया ना, तो कोई बात नहीं यूज करेंगे। लेकिन इन तीनों के अलावा मेरे भाई चौथा चीज होगा ना, जो चौथा चीज मतलब कुछ भी होगा तो वो नीचे होगा, ठीक है ना। कुछ भी होगा वो नीचे होगा मेरे भाई। जैसे कि बोलेगा 4/5 भाग करता है या 10% करता है, 40% करता है, या फिर इतना कोई चीज, जैसे ये क्वेश्चन देखिए 720 किताबें बाइंड कर सकता है तो ये नीचे हो जाएगा 720, ठीक है ना। तो बस यही करेंगे। M1 यहाँ माने 72 होगा मेरे भाई, तो 72 इंटू D1 कितना है मेरे भाई 22, H1 नहीं है तो नहीं लिखेंगे, बस सीधी से बर्थडे कुछ भी का मतलब 720 किताबें बाइंड कर सकता है तो ये नीचे रखेंगे मेरे भाई 720 बराबर M2 X मान लेंगे, या तो M2 ही रहने दीजिए, X मान लिए कितने बाइंडरों की आवश्यकता, तो X बाइंडरों की, तो कितना दिन है मेरे भाई 12 दिन, और कितना किताब 660 किताब उसको बाइंड करना। अब देखिए ये क्या करेंगे मेरे भाई 12×5 ये 10 बार में कट जाएगा मेरे भाई। अब देखिए 2×5 10, 11×5 55, अब 11 बार में ये कटेगा तो 11 गुना 11 कितना हो जाएगा मेरे भाई X बराबर 121 हो जाएगा, यानी 121 बाइंडरों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देने का पर्पस मेरा सिखाना था कि जो इन तीन चीज के अलावा चौथा होगा ना वो नीचे होगा, चाहे 4/5 भाग बोले या 40% 50% बोले नीचे होगा, या इतना किताब तैयार कर लेता जैसा कि इस क्वेश्चन में है ना, तो नीचे रखना। तीन चीज के अलावा चौथा कभी ऊपर नहीं रखना, ठीक है ना मेरे भाई, ये ध्यान रखना। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार वितरित की जा सके कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में चॉकलेट और कैंडी मिले। तो देखिए ऐसा सवाल जब भी आए मेरे भाई तो सीधे आपको कुछ नहीं करना, HCF निकाल लेना, ठीक है ना। और HCF जो होगा वही प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या, जब भी समान संख्या की बात करें तो HCF में आ जाना है, ठीक है ना। HCF के बारे में सोचने करना, तो HCF देखिए यदि 1003 और 2703 का HCF निकालिएगा मेरे दोस्त तो क्या आएगा इसका। और यदि नहीं पता इसका HCF निकालने का तरीका तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके पास रहेगा 4 ऑप्शन, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन चारों में से जो है इन दोनों को काट रहा। तो ऑप्शन ए देखते हैं 17 से क्या ये दोनों नंबर कट रहा है या नहीं कट रहा। तो देखिए 17×5 = 85 आएगा, 15 आएगा, 3 बचेगा यानी 153, 17 × 9 करेंगे तो 153 कट रहा। अब इसको भी 17 से डिवाइड मारेंगे मेरे भाई, तो 17 × 17 10 आएगा, फिर 100, 17×5 = 85, 15 फिर 53, 17 × 9 फिर कट रहा, यानी 17 मेरे भाई इसका जो है ना दोनों संख्या कट रही है 17 से, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऑप्शन बी और सी और डी देखिएगा तो 29, 19 और 33 में से कोई भी संख्याएं नहीं है जो इन दोनों को काट सके, ठीक है ना। तो जब भी समान संख्या में की बात की जाएगी तो मेरे भाई कुछ नहीं सोचना, पहले HCF निकालना और वही उसका आंसर होगा, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन आएगा ऐसा ऐसा, पिछले क्लास में भी कर चुके हैं। साथियों देखिए एक और सवाल है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा कि 9000 रुपये को 80% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज
जो कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, मतलब हर 6 महीने में ये जो है ना मिश्रधन ये आपका प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है ना। तो उधार दिया जाता है, तो पूछ रहा 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, अर्धवार्षिक रूप से जब भी बोले यानी हाफ ईयरली बोले तो क्या करना है, रेट जो होता है मेरे भाई वो आधा हो जाता है और टाइम जो है ना वो दुगना हो जाता है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो रेट कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 40% रेट हो जाएगा और टाइम कितना, 12 महीने का बोल रहा है, 1 साल का, मतलब 2 गुना हो जाएगा, तो 2 साल हो जाएगा, 2 ईयर्स, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ, 1 ईयर्स होता है 12 महीने, तो डबल हो जाएगा, मतलब 2 ईयर्स। अब देखिए इसका निकालना है क्या आपको, चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, तो ब्याज कितना होगा, नहीं चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए 40% को हम सीधे क्या करेंगे, 2/5 में बदल देंगे, ठीक है ना। अब कोई धनराशि मेरे भाई 5 से 7 हो जाती है, तो कितने वर्ष है मेरे भाई, तो 2 वर्ष है, तो पावर 2 कर देंगे, ठीक है ना, पावर 2 कर देंगे मेरे दोस्त। जो आएगा ये 25 आ गया और ये 49, तो ये जो होता है मेरे भाई प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट हो जाता है, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और यही पूछ रहा अंतर है। तो अंतर यहाँ दिख रहा मेरे भाई 24 का अंतर होगा, यानी 24 का मल्टीपल कोई ऑप्शन होना चाहिए मेरे भाई। ये तो ठीक है, कर लेंगे, पहले देख लेते हैं 24 का मल्टीपल मतलब 3 और 8 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। ये 3 और 8 दोनों का मल्टीपल है, ये कितना हो जाएगा, 3 का भी है, 8 72 4 ये भी है, मतलब करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन। तो देखिए 25 क्या माने थे प्रिंसिपल, 25 जो कि कितने के बराबर है मेरे भाई, 9000 के बराबर है ना। तो आपसे पूछ रहा कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 24 का, डायरेक्ट 24 का ही वैल्यू निकालते हैं। 24 बराबर हो जाएगा 9000/25 × 24, यही है ना, यही है। अब देखिए यहाँ काटेंगे मेरे भाई, 25 × 75, 25 × 150, अब इतना आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ 360 गुने 24 करेंगे मेरे भाई, लास्ट में 4 आ रहा और एक 0, ठीक है ना, यही तो आ रहा है ना, 6 × 24 एक 0 आ रहा। तो कोई ऑप्शन है ऐसा जिसके लास्ट में 0 और 4 आ, तो ऑप्शन एक ही दिख रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप गुना नहीं भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, बस लास्ट के यूनिट डिजिट देख लिए, हो गया, बन गया, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर भी दिमाग लगाए थे कि 24 का मल्टीपल कोई हो एक ऑप्शन, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं कि जो 24 का मल्टीपल हो, यानी 3 और 8 का, ठीक है ना। तो हमको कैलकुलेशन करना ही पड़ा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, अर्धवार्षिक रूप से बोलेगा तो रेट आधा हो जाएगा और टाइम जो है वो दुगना हो जाएगा, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा यदि 6 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि होगा, तो हानि या लाभ होगा कितना प्रतिशत होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग करा चुके हैं, फिर आया है तो कोई बात नहीं, फिर करा देते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे मेरे भाई, एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ या हानि होगा वो डिसाइड करेगा पहले उन दोनों का रेशियो क्या आ रहा, ठीक है ना। तो जैसे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा मेरे भाई, इन दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे 6 पेनों का क्रय मूल्य है ना, तो ये क्रय मूल्य के सामने नहीं बल्कि विक्रय मूल्य के सामने हो जाएगा, और जो विक्रय मूल्य है मेरे भाई 5 पेनों के हैं वो इसके बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य के। अब देखिए कोई पेन जो है मेरे 5 रुपये में मान लिया खरीदता है और बेचता है 6 रुपया में, तो क्या होगा, लाभ होगा ना मेरे भाई, तो लाभ होगा। 5 में खरीद रहा, 6 में बेच रहा, मतलब लाभ होगा। तो लाभ परसेंटेज में पूछ रहा, तो अंतर लेंगे, उसके बाद लाभ में नीचे जो वैल्यू लेते हैं वो छोटा वाला लेते हैं, इंटू 100 कर देंगे मेरे भाई, तो 20% क्या हो जाएगा, इसको लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। कोई ऑप्शन है 20% लाभ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल, लेकिन बहुत बार पूछा जाता है। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 20% की छूट देता है, तो छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ये आपसे पूछ रहा। तो देखिए व्यापारी क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। मान लेते हैं व्यापारी का कॉस्ट प्राइस कितना मानते हैं मेरे भाई, तो 100% मानते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस 100% होता है।
तो 100 मान लिया। अब इससे मेरे भाई 50% अधिक अंकित मूल्य करता है, तो 50% अधिक करेगा तो 150, ये क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा। अब बोलता है इस मार्क प्राइस पे 20% की छूट देता है, तो 20% की छूट देने का मतलब 80/100 यही होगा ना। तो देखिए ये 20 खत्म हो गया ना, तो 15 × 8 करेंगे मेरे भाई 120 रुपये में वो मेरे भाई बेच देता है, ठीक है ना। 20% छूट देने के बाद तो यानी 120 रुपये में बेचता है, तो उसको लाभ कितना हो रहा, 100 में खरीदता है, बेच कितना रहा मेरे भाई 120 रुपये में बेच रहा, तो कितना परसेंट लाभ हो जाएगा, डायरेक्ट 20% लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी छूट देता है कोई भी व्यापारी हो या दुकानदार हो, वो हमेशा अंकित मूल्य पर ही देता है, ठीक है। 99.9% केस में आपको अंकित मूल्य पर ही दिया रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि यदि वो क्रय मूल्य पर छूट दे देगा तो फिर वो लाभ कहाँ से कमा पाएगा, ठीक है ना। और यदि समझ में नहीं आया वो छूट किस पर दे, तो आंख बंद करके अंकित मूल्य पर ही छूट दे देना, ठीक है ना। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका महत्तम समावर्तक यानी HCF जो है वो 4 दिया हुआ है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी LCM कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए दो संख्याएं मेरे भाई, तो उनका महत्तम समावर्तक जो है ना 4 है। जैसे मान लेते हैं ये संख्या पहली x है मेरे भाई, दूसरी y है, और इन दोनों संख्याओं का HCF जो है वो 4 दिया हुआ है। 4 दिया हुआ है मेरे भाई, यानी इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में 4 लगा हुआ। अब देखिए 4x पहली संख्या मान लेते हो, दूसरी संख्या 4y, तो इन दोनों संख्याओं का HCF देखिए 4 आ रहा है ना, बोल रहा है 4 है ना। अब इन दोनों का गुणनफल जो बोल रहा है आपका 720 है, ठीक है ना, 720 है, ठीक है ना, 720 है। तो ये देखिए पहली संख्या मान ली है और ये दूसरी संख्या मान ली है। तो अब देखिए यहाँ से काटेंगे मेरे भाई, चार कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ये 45 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो x × y बराबर मेरे भाई 45 आ रहा है, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो संख्याएं कौन सा माने थे, एक 4x दूसरा 4y, तो 4x और 4y का यदि एलसीएम आपसे पूछे मेरे भाई क्या होगा, तो आप बोलिएगा 4 तो सब में है ही, लिख देंगे इंटू एक्स वाई हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखिए एक्स वाई का मान आप निकाल लिए हैं मेरे भाई 45 है, एक्स वाई का मान निकाला है ना 45, 4 × 45 कितना आ जाएगा मेरे भाई 180 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, और आपसे यही पूछा था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप सोचिएगा, ठीक है ना। एचसीएफ मतलब दोनों में है मेरे भाई, तो दोनों में 4 लगा दिए, पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली। हमको नहीं पता है x या y है, लेकिन बाद में पता चला कि ये पहली संख्या 4x होगा, दूसरी संख्या 4y, क्योंकि HCF 4 है ना, तो 4 दोनों में लगाएंगे तभी जाके इन दोनों संख्याओं का HCF 4 आएगा। उसके बाद फिर निकाल दिए, कुछ था। साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए एक ही सवाल में मैं आपको हर एक चीज इसका जो भी कंफ्यूजन होगा मेरे भाई दूर कर दूंगा। जैसे बोल रहा कि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो इनके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपसे पूछ रहा। तो सबसे पहले पूछ क्या रहा मेरे भाई, आयतन पूछ रहा ना, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो गोले का आयतन में वृद्धि पूछ रहा, तो इसकी आयतन लिख लेना मेरे भाई, ठीक है ना। तो गोले का आयतन होगा मेरे भाई 4/3 πr³ होता है ना। गोले का आयतन बराबर, जिसका जो पूछे पहले वो लिख लेना, 4/3 πr³। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर जो है इसका आयतन डिपेंड करता है क्या 4/3 पाई पे डिपेंड करता है मेरे भाई, ये कांस्टेंट है, इस पर कोई डिपेंड नहीं करेगा, ये एकदम हूबहू वही रहेगा, हर जगह 4/3 पाई रहेगा। तो जो भी इसका आयतन वेरी करेगा मेरे भाई वो रेडियस पर करेगा, रेडियस जितना परसेंट बढ़ाएगा उस अनुसार बढ़ेगा, जितना घटाएगा उस अनुसार से घटेगा। तो कितना बार है मेरे भाई इस फार्मूला आयतन में रेडियस मेरे भाई, तो बोलिएगा 3 बार है, 3 बार है ना। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ सक्सेसिव ये बढ़ रहा है, ठीक है ना, लगातार बढ़ रहा, तो आप चाहें तो x + y + xy अपॉन 100 करके कर सकते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पर बोलिएगा 3 बार बढ़ रहा है, लेकिन 2 ही बार तो है यहाँ पे फार्मूला, तो कोई बात नहीं, 2 बार लगा के फिर एक बार तीसरा बार बचेगा उसको फिर कर देना है साथ में, ठीक है ना, तो आ जाएगा।
और नहीं तो एक और फॉर्मूला आपको बताए हैं मेरे भाई कि 100 प्लस माइनस एक्स होता है इंटू 100 प्लस माइनस वाई होता है इंटू 100 प्लस माइनस जेड बटे। अब देखिए कितना यहाँ पर देखिए, और 3 बार है ना, तो 3 बार कर दिए। अब 4 बार रहता तो 4 बार हम करते हैं, 5 बार रहता तो 5 बार करते हैं। इसी तरीके से करते रह जाइए। प्लस कहाँ पर करना है पता है, जहां बढ़ रहा है प्लस का साइन, जहां घट रहा है माइनस का साइन कर देना। अब नीचे में किस चीज से डिवाइड करना मेरे भाई, 100 से। 100 के पावर कितना से डिवाइड करना, तो जितना बार ये लिखिएगा, जितना बार बढ़ रहा है उससे एक कम बार जो है ना वो डिवाइड करना। जैसे 3 बार बढ़ रहा है एक्स वाई जेड, तो 100 पे पावर 2 से डिवाइड कर देना, 100 पे पावर 2 से डिवाइड कर देना। यानी एक बार और रहता, यदि 100 प्लस माइनस के रहता तो 4 बार बढ़ रहा तो 100 पे पावर 3 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, जो आपको रेलिवेंट लगे मेरे भाई उस फार्मूले का यूज करके आप क्वेश्चन बनाइए। जरूरी नहीं यही फार्मूला आपके लिए सुटेबल हो या यही, जो आपको लगे कि कैलकुलेशन इस फार्मूला से इजी हो जाएगा, इस फार्मूला से इजी हो जाएगा, उसी फार्मूला को आप अपनाइए, ठीक है ना। लेकिन दोनों याद रखिए, क्योंकि दोनों कभी ना कभी काम देता है, ठीक है ना। तो जैसा देखिए देश वैसा भेष, ठीक है ना, जैसा क्वेश्चन उस तरीके से रिएक्ट करना। अब देखिए यहाँ पर 50% की वृद्धि की जाती है मेरे भाई, तो आप चाहे इसको यूज कर सकते हैं 50 प्लस 50। देखिए अभी 2 बार यूज किए हैं ना 50, तो 3 बार हम यूज करेंगे, 3 पावर है तो 50 प्लस 50 इंटू 50 बटे 100 करेंगे मेरे भाई। तो ये कितना आ जाएगा आपका 50 50 100 और 2 जीरो कट जाएगा 25 25, तो 125 आ गया। अब 2 बार त्रिज्या का यूज किए रेडियस, एक बार और करेंगे, एक बार और कितना 50% की बढ़ोतरी हो रहा। फिर 125 करेंगे इंटू 50 बटे क्या करेंगे मेरे भाई 100, तो ये कितना आ जाएगा 175 आ रहा है ना, प्लस ये करेंगे तो मेरे भाई 2 बार में कट जाएगा, 2 छक्की 12 2 दूना 62.5, तो 62.5 आ रहा और 175 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ये आपका आ जाएगा 0.5 तो आएगा, 5 2 7 तेरे 3 बाकी है, 237.5% की मेरे भाई बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, या तो आप इस फार्मूले का भी यूज करके कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं कर बताता हूँ मेरे भाई, ये हो गया ना, उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया होगा। अब देखिए इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करके बनाते हैं, ठीक है ना, इसको यहीं पे मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 1 मिनट, नहीं तो यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए क्या है ना, 100 प्लस माइनस एक्स, 100 प्लस करना है मेरे भाई 50% की वृद्धि हो जाए, सीधे 150 लिख देते हैं, ठीक है ना। 150 इंटू 150, फिर y के जगह 150 ही हो जाएगा, फिर z के जगह 150 बटे 100 पे पावर 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 100 गुने 100 से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए 1 0 1 0 फिर 1 0 1 0 फिर 1 0 1 0, ठीक है ना। 2 5 10 3 5 15। अब देखिए 15 गुने 15 करेंगे 225, 225 गुने 3 करेंगे 675, 675 बटे 2 आ रहा मेरे भाई, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 37.5, 337.5 आ रहा है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ये आंसर नहीं कर देना, ध्यान रखिएगा इस फार्मूला जब भी यूज कीजिएगा ना, तो रिजल्टेंट जो भी आएगा मेरे भाई उसको 100 से कंपैरिजन कर देना। 100 से जितना ज्यादा रहेगा उतना परसेंट बढ़ रहा, 100 से जितना कम रहेगा उतना प्रतिशत घट रहा। तो 100 से कितना ज्यादा है मेरे भाई, तो बोलिएगा 237.5% ज्यादा है, तो इसका मतलब है प्लस 237.5% बढ़ रहा है। देखिए सेम आ गया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो बोल रहा उसका फार्मूला लिखना है, और उसके फार्मूला में क्या क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है उसका बढ़ना या उसका घटना, उसको यूज कीजिए। और उसको मान लिया जाए जैसे बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखिए पाई तो मेरे भाई यूज नहीं हुआ क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो जो भी बेलन का आयतन बढ़ेगा रेडियस और ऊंचाई पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर रेडियस कितना बार है, 2 बार, तो 2 बार रेडियस का यूज हम करेंगे, ठीक है ना। और एक बार ऊंचाई पर तो भी डिपेंड कर रहा, तो एक बार ऊंचाई का हम साइन यूज करेंगे, ठीक है ना। ऊंचाई का परसेंटेज 1 बार और रेडियस का परसेंटेज 2 बार, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, बस फार्मूला पहले याद रखना होना चाहिए, उसके बाद उस अनुसार बना लीजिए। उम्मीद करते हैं इस तरीके का जितने भी सवाल आप आएगा मेरे भाई आप बना दीजिएगा, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है सोनू जो है 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ काम करते हुए वह 128/17 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेला काम करती है तो उसे कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे ये आपको बताना है। तो देखिए सोनू जब अकेले काम करता है तो 16 दिन में सोफा बना लेता है,
और वो रेवती के साथ मिलकर, यानी सोनू प्लस रेवती दोनों साथ मिलकर करता है तो 128/17 दिन में पूरा कर देता है। तो कोई बात नहीं, सोनू जो है मेरे भाई वो कितना 16 दिनों में करता है, और सोनू प्लस रेवती मिल के उस काम को जो है ना 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और वो एलसीएम जो होगा टोटल वर्क होगा तो मेरे भाई 128 इसका एलसीएम होगा, ठीक है ना। तो इसका 128 एलसीएम होगा, जब सोनू का एफिशिएंसी निकालेंगे 8 आ जाएगा, और सोनू प्लस रेवती का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सोनू का एफिशिएंसी 8 है और सोनू प्लस रेवती का एफिशिएंसी 17 मिलकर है। तो देखिए अकेले रेवती का एफिशिएंसी कितना होगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 17 - 8 9 होगा मेरे भाई। तो रेवती का एफिशिएंसी जो है वो 9 होगा, तो 9 की एफिशिएंसी से टोटल काम कितना इसको करना है मेरे भाई, 128 काम करना 9 की एफिशिएंसी से, तो कितना दिन लगेगा आपका आ जाएगा 9 में कम 9 3 से 128/9 दिन आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, कटेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी कुछ नहीं था, एलसीएम लेकर कट करना था, एफिशिएंसी रेवती का निकाल कर टोटल वर्क से में डिवाइड कर देना था, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तथा विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को भी 12 सेकंड में ही पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी है ये आपको बताना। तो पहली रेलगाड़ी जो है मेरे भाई 384 मीटर की है और वो एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पर चाल निकाल लेंगे मेरे भाई, इस पहले वाले का चाल जो होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी के रूप में इस रेलगाड़ी की डिस्टेंस को लेंगे, लंबाई को लेंगे, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय कितना हो जाएगा मेरे भाई 12, तो 12 × 36, 2 12 दूना 24, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। अब देखिए समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 12 सेकंड में ये भी पार करती है, तो समय बराबर दूरी, दूरी के रूप में दोनों रेलगाड़ी के डिस्टेंस को लेंगे, तो दोनों रेलगाड़ी के डिस्टेंस 384 है, फिर 384 समान लंबाई है, तो सीधे 2 × 384 कर देते हैं बटे। अब चाल क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मेरे भाई दोनों का चाल जुट जाएगा। तो पहले का चाल मेरे भाई 32 है, दूसरे का नहीं पता तो मान लेते हैं भी है, ठीक है ना। सब मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है ना, कहीं कोई जरूरत नहीं, आंसर भी मीटर प्रति सेकंड में लाना आपको। तो देखिए यहाँ पर काटेंगे मेरे भाई, तो ये आपका आ जाएगा 6 बार में कट जाएगा, तो 6 बार में 6 × 36, 6 × 24। अब देखिए 32 प्लस भी बराबर कितना आएगा 64, तो भी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 32 मीटर प्रति सेकंड आ गया। आपसे यही पूछ रहा था कि दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या होगा, तो 32 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी कुछ करना नहीं था, बहुत ही सिंपल सवाल था। और इसमें ध्यान देना है कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो डिस्टेंस के रूप में दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को ऐड कर देते हैं, और जो है स्पीड जो दोनों का जुट जाता है जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, और सेम डायरेक्शन में क्या होता है जो है स्पीड है वो घट जाता है, ठीक है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है।